पहले हिस्से की कहानी अभी अधूरी थी। कुछ सच ऐसे होते हैं जो रात की खामोशी में ही अपना चेहरा दिखाते हैं। मीरा की यात्रा वहीं से फिर शुरू होती है जहां उसने पहली बार अपने भीतर की आवाज सुनी थी। गांव की वही पगडंडी, वही बावली, वही दीवारों पर जमा धूल। पर इस बार हवा में एक नई हल्कापन है, जैसे अतीत अब उसके नक्श कदमों के पीछे नहीं, साथ चलने को तैयार हो। आइए इस दूसरे हिस्से में हम मीरा के साथ उन दरवाजों को खोलें जहां सच्चाई धीरे, बहुत धीरे अपनी रोशनी बिखेरने लगती है। सुबह की वो नर्म रोशनी जो रात के पूरे अंधेरे को बहुत कोमलता से पीछे छोड़ती हुई मीरा के घर में भीतर उतरी थी, आज कुछ अलग महसूस हो रही थी। मानो रोशनी जानती हो कि अब इस घर की दीवारों पर दुख की परछाइयां पहले जैसी भारी नहीं रही। मीरा खिड़की के पास रखी उन चीजों को देख रही थी जो सिर्फ वस्तुएं नहीं थी, वे उसकी कहानी की शेष बची महीन रेखाएं थी। कढ़ाई की पट्टी, सिक्का, मोती टुकड़ा, पत्ती की डंडी, पिता की तस्वीर, और अब वो नया संदेश जो बावली की पत्थर पर लिखा मिला था। इन सब को देखते हुए उसे लगा कि उसका अतीत किसी लंबे नींद से जागकर धीरे धीरे उसके सामने बैठने लगा है। बिना आरोपों के, बिना बोझ के, बस अपनी सच्चाई लेकर वो एक क्षण के लिए ठहर गई। उसकी सांसें स्थिर, उसकी आंखें शांत, जैसे भीतर वो किसी गहरी पुकार का उत्तर सुन रही हो। नौजवान उस सुबह भी उसके घर आया, पर आज उसकी चाल में कुछ थकान थी, कुछ उलझन भी। उसने मीरा के सामने बैठते हुए कहा, मीरा, बावली के आसपास कुछ बदल रहा है। कल रात पानी बहुत विचलित था, जैसे कोई अंदर रह गया शब्द बाहर आना चाहता हो। मीरा की नजर अचानक खिड़की की ओर गई। वहां से हवा अंदर आ रही थी और हवा में एक अजीब सी महक थी, पुराने धूप, भीगे कागज और मिट्टी की स्मृतियों की महक। उसने कहा, शायद ये आखिरी संकेत है। नौजवान ने बहुत धीमे स्वर में पूछा, आखिरी? क्या तुम जानती हो कि कहानी किस ओर जा रही है? मीरा ने आंखें झुकाकर कहा, हां, क्योंकि मेरे अंदर जो हिस्सा अब तक बंद था वो खुलने लगा है। दोनों बावली की ओर निकले, पर इस बार रास्ते में एक अलग ही शांति थी। गांव की गलियां पहले की तरह गूंज नहीं रही थी। न हंसी की आवाजें, न बर्तन की खटरपटर, सब कुछ थोड़ा रुका हुआ लग रहा था, जैसे पूरा गांव किसी अनदेखे, अनसुने मोड़ पर ठहरा हो। पेड़ों की शाखाओं पर बैठे पंछी कम बोल रहे थे, हवा में हल्की ठंडक थी और धूप भी हल्की थी, जैसे सुबह ने चुपचाप अपना भार कम कर दिया हो। मीरा के दिल में एक नरम कंपन था, एक ऐसी भावना जिसमें डर नहीं, लेकिन सच्चाई से मिलने की तैयारी थी। उसके कदम बहुत धीरे चल रहे थे, जैसे उसका शरीर उसकी आत्मा की गति को पूरा मिलाकर चलना चाहता हो। बावली के पास पहुंचकर मीरा ने पहली ही नजर में देख लिया कि आज वहां कुछ और भी अलग था। पानी सामान्य से थोड़ा गहरा दिख रहा था, जैसे उसकी सतह में किसी कथा की छाया उतरी हो। दीवारों पर हल्की नमी थी और किनारे बैठा एक पुराना पत्थर थोड़ा खिसका हुआ था, मानो किसी ने रात में आकर उसे छुआ हो। नौजवान ने आगे बढ़कर पत्थर के नीचे हाथ लगाया और बाहर खींचा। एक छोटा, गोल आकार का लकड़ी का ताबीज निकला, जिस पर दो आकृतियां उकेरी थी, एक पेड़ और उसके नीचे एक छोटा घर। ताबीज में एक छोटा छेद था, जैसे वह किसी धागे पर बांधा हुआ था और वर्षों पहले किसी ने उसे उतार दिया हो। मीरा की आंखें ताबीज को देखते ही भर आई। ये वही आकृति थी जिसे वो बचपन में मिट्टी पर उकेरा करती थी। उसकी मां अक्सर कहती थी, जहां पेड़ है वहां घर है, और जहां घर है वहां तुम्हारे भीतर की आवाज रहती है। मीरा ने महसूस किया कि ये ताबीज किसी ने उसके लिए ही छोड़ा था, किसी ने जो उसके भीतर के टूटे हुए किनारे को पहले ही जानता था। नौजवान ने धीरे से कहा, ये सब, इतनी बार, इतनी जगहों से मिलना, ये कोई संयोग नहीं है, मीरा। मीरा ने ताबीज को अपनी हथेली पर रखते हुए कहा, संयोग तब होते हैं when दिल सुनने लगता है, और मुझे लगता है मेरा दिल आज पहली बार बिना डर के सुन रहा है। कुछ क्षण बाद मीरा ने कहा,
मुझे लगता है कि बावली के नीचे कुछ और है, कोई आखिरी बात जिसे मैं अभी तक नहीं जान पाई। नौजवान उसकी बात से सहमत था। उसकी आंखें कह रही थी कि वह भी इस कहानी को पूरी करना चाहता था। दोनों ने मिलकर बावली के किनारे वाली सूखी मिट्टी को हटाना शुरू किया। बहुत धीरे, बहुत सावधानी से। मिट्टी में पुरानी जड़ों की महीन रेखाएं थी, कुछ पत्थरों पर घास चिपकी थी, और गहराई में जाते ही एक सूती कपड़े का कोना दिखाई दिया। मीरा के हाथ रुक गए। उस कपड़े का रंग हल्का नीला था, वही नीला जो उसकी मां उसके लिए बचपन में ओढ़नी बनाती थी। उसने कांपते हाथों से कपड़ा बाहर निकाला। वो एक छोटा रुमाल जैसा था, जिस पर किनारे पर वही अक्षर उकेरा था, म। पर इस बार उसके ठीक नीचे एक छोटा वृत्त बना था। वृत्त के भीतर एक बिंदी सा बिंदु, जैसे मां के भीतर किसी दूसरे नाम की शुरुआत छुपी हो। मीरा की सांसें गहरी हो गई। उसके भीतर कुछ टूट भी रहा था और जुड़ भी रहा था। उसने धीरे से कहा, ये उनका नहीं, ये मेरा है। नौजवान ने पूछा, तुम्हारा? मीरा ने सिर हिलाया। हां, मैंने इसे बचपन में खो दिया था और सोचा था कि इसके साथ मेरी मां की आखिरी याद भी खो गई है। रुमाल के अंदर एक बहुत पुराना, लगभग मिटा हुआ एक नाम लिखा था, मीर, और उसके आगे की लिखावट पानी में घुलकर गायब हो चुकी थी। मीरा को उस अधूरे नाम को देखकर लगा कि इसी में उसकी पूरी कहानी छिपी है। वो हमेशा खुद को अधूरा मानती रही क्योंकि उसे लगा कि कुछ साथ नहीं था। पर आज उसे समझ आया कि वो अधूरापन सच्चाई नहीं, बस एक फीकी स्मृति थी। मीरा ने रुमाल को अपने सीने से लगाया और उसी पल बावली की हवा में एक बहुत धीमी, लगभग अनसुनी आवाज गूंजी, जैसे कोई पुरानी स्मृति अपनी अंतिम बात कह रही हो। मीरा ने आंखें बंद कर ली। हवा ने उसके बालों को ऐसे छुआ जैसे कोई कह रहा हो, अब तुम तैयार हो। नौजवान उसके पास बैठ गया और बहुत धीरे से बोला, मीरा, अतीत ने तुम्हें बुलाया नहीं, तुमने ही उसे जगाया, क्योंकि तुम अब खुद को समझना चाहती थी। मीरा ने पहली बार मुस्कान के साथ कहा, हां, और शायद मैं अब खुद को पा भी चुकी हूं। दोनों ने बावली की ओर आखिरी बार देखा। पानी अब एकदम स्थिर था, जैसे उसने मीरा की हर उलझन को सोख लिया हो। दीवारों पर अब कोई संदेश नहीं था, मानो वो कहानियां पूरी हो चुकी हों। और ऐसा लगा जैसे बावली, जो इतने दिनों से मीरा को पुकारती रही थी, अब शांत होकर उसे विदा दे रही हो। घर लौटते हुए मीरा के कदम हल्के थे, बहुत हल्के, जैसे वो अब धरती पर नहीं, अपनी ही कहानी की धुन पर चल रही हो। उसने सभी वस्तुओं को खिड़की के पास सजाकर उनके सामने दिया जलाया। आज दिया पहले से भी अधिक उजला था। उसकी लौ स्टेडी थी, जैसे उसके भीतर की हर बात को समझ चुकी हो। मीरा ने धीरे से कहा, अब मेरा अतीत मुझे नहीं डराता, वो मुझे पूरा करता है। रात में जब उसने आंखें बंद की, तो उसके भीतर का कमरा पहली बार पूरी तरह रोशन था, और वो रोशनी किसी और ने नहीं, उसी ने जलाई थी। और उसी क्षण उसे लगा जैसे किसी पुरानी भूल को आखिरकार माफ कर दिया गया हो। सुबह की हवा उस दिन कुछ अलग थी, मानो रात ने अपने भीतर छुपी अंतिम थकान छोड़ दी हो, और अब वो बहुत धीमे, बहुत हल्के कदमों से मीरा के घर में प्रवेश कर रही हो। खिड़की के पास रखी वस्तुएं अब किसी संग्रहालय का हिस्सा नहीं लग रही थी। वे जैसे खुद मीरा की धड़कनों के साथ तालमेल बनाकर सांस ले रही थी। धूप की एक पतली सुनहरी लकीर सिक्के पर पड़ी तो वो ऐसे चमका जैसे किसी गहरी स्मृति की राख से एक नई लौ निकली हो। मोती टुकड़ा हल्की ठंडी चमक में बिखर गया। पत्ती की डंडी फिर से किसी पुराने गीत का हिस्सा लगने लगी, और उन सभी के बीच रखा नीला रुमाल, जिस पर मीर लिखकर समय ने बाकी हिस्सा मिटा दिया था, अब किसी भटके हुए नाम की तरह नहीं, बल्कि किसी मिलते हुए सच की तरह प्रतीत हो रहा था। मीरा ने एक एक वस्तु को देखते हुए महसूस किया कि उसके भीतर जो कई वर्षों से अनकहा था, वो अब अपनी पूरी कोमलता के साथ बाहर आना चाहता है। नौजवान उस सुबह कुछ जल्दी आ गया। उसके चेहरे पर एक ऐसी बेचैनी थी
जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी आंखों में वह थरथराती चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने कहा, मीरा, आज रात के बाद बावली वैसी नहीं रहेगी। मैंने पानी को देखा, उसके नीचे कुछ बदल रहा है, जैसे कोई परत खुलने वाली हो। मीरा ने कुछ क्षण उसके चेहरे को देखा, जैसे वो उसकी आंखों के भीतर से गुजर कर उस बात तक पहुंचना चाहती हो जो वो कहना चाहता है। उसने बहुत धीरे, बहुत शांत स्वर में कहा, तो चलो, शायद यही वो समय है जब सच्चाई की सबसे गहरी परत सामने आए। रास्ते में चलते हुए हवा में हल्की धूल उड़ रही थी, लेकिन धूल भी आज किसी को परेशान नहीं कर रही थी। ऐसा लगता था जैसे हवा दुख के कणों को उठाकर दूर ले जा रही हो और धूप इन खाली जगहों में उजाला भर रही हो। गांव थोड़ा थमा हुआ था, लोगों की आवाजें धीमी, पवन चक्की का घूमना सुस्त, और चौपाल पर बैठे बुजुर्ग भी जैसे किसी विचार में डूबे हुए, पर उनके चेहरों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वे देख रहे हों कि कोई पुरानी कहानी अपने अंत की ओर नहीं, बल्कि अपनी मुक्ति की ओर बढ़ रही है। जब वे बावली पहुंचे, मीरा ने तुरंत महसूस किया कि आज का दृश्य बाकी दिनों से बहुत अलग था। पानी की सतह पर एक हल्की धुंध तैर रही थी, पर वो धुंध डरावनी नहीं, बल्कि किसी पुराने रहस्य की चादर जैसी थी। बावली की भीगी दीवारें पहले से ज्यादा चमक रही थी, और किनारे पर रखे पत्थरों में से एक पत्थर बिल्कुल नए रंग का दिख रहा था, जैसे अभी अभी किसी ने उसे साफ किया हो। नीचे की मिट्टी में एक गोल आकृति उभरी हुई थी, मानो जमीन खुद कोई संकेत दे रही हो। नौजवान ने इशारे से कहा, यही वो जगह है जहां कल रात पानी बहुत जोर से हिल रहा था। मीरा धीरे से झुककर गोल आकृति को छूने लगी। उसका स्पर्श ठंडा था, पर उस ठंडक में अजीब सी ऊष्मा थी, जैसे किसी पुरानी स्मृति की आखिरी सांसें हों। मिट्टी थोड़ा हटाते ही एक लकड़ी का चौकोर टुकड़ा निकला, बहुत पुराना, किनारों से टूटता हुआ। उस पर एक निशान उकेरा था, एक आधा पेड़, और उसके नीचे एक वाक्य जो पूरी तरह नहीं पढ़ा जा रहा था। मीरा ने धूप की दिशा में लकड़ी को उठाया, और जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, फीके अक्षर उभर आए, जिसे तुमने रात कहा, वो तो बस एक रुकावट थी। मीरा की धड़कन एक क्षण के लिए रुक सी गई। वो जानती थी कि यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये उसके जीवन की कहानी का वो पन्ना था जिसे वो कभी पलटने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। उसके भीतर वो रात लौट आई, वो रात जब वो किसी की प्रतीक्षा कर रही थी, किसी ऐसे व्यक्ति की जिसे वो समझ नहीं पाई, और फिर उसने सोचा कि वो उसे छोड़ गया। वो बोली, ये किसी ने लिखा था। उस रात, उसी रात, नौजवान ने बहुत धीरे पूछा, जिसे तुमने खो दिया था? मीरा ने अपनी आंखों में उतरती धूप को पकड़ते हुए कहा, जिसे मैंने खोया नहीं, जिसे मैंने कभी जाना ही नहीं था। उसके स्वर में टूटा हुआ दर्द नहीं था, उसमें स्वीकार था, और स्वीकार हमेशा सबसे शांत होता है। उन्होंने लकड़ी के टुकड़े को फिर से पलटा। पीछे एक छोटा सा अंकित निशान था। दो, मीरा और नौजवान दोनों समझ गए, ये किसी क्रम का हिस्सा है, जैसे कोई कहानी कई पन्नों में लिखी गई हो और ये दूसरा पन्ना हो। मीरा ने बहुत शांत स्वर में कहा, तो पहला पन्ना भी कहीं होगा। उसका स्वर कांपता नहीं था, वो दृढ़ था। दोनों ने बावली के किनारे ध्यान से खोजबीन की। जहां पानी दीवार को छूकर वापस आता था, वहीं मिट्टी के नीचे कुछ और दबा हुआ महसूस हुआ। नौजवान ने धीरे धीरे मिट्टी हटाकर एक और लकड़ी का तख्ता निकाला। उस पर अंकित था एक, पर उसके ऊपर लिखा था एक बहुत ही धुंधला वाक्य, तुम्हारी खामोशी ने मुझे रोक लिया। ये लिखावट मीरा पहचानती थी। यही वो लिखावट थी जो कपड़े की पट्टी के पीछे लिखे वाक्य से मेल खाती थी। मीरा के हाथ कांप गए, लेकिन इस बार दर्द से नहीं, सच्चाई के स्पर्श से। वो धीरे से बोली, उसने कभी मुझे छोड़ा ही नहीं, मैं ही उसे सुन नहीं पाई। बावली की हवा अचानक बहुत हल्की हो गई, जैसे किसी ने उस पुराने बोझ का दरवाजा खोलकर भीतर की बासी हवा बाहर निकाल दी हो। मीरा ने दोनों लकड़ी के पन्नों को अपने पास रखा, और उसे महसूस हुआ कि उसके जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई, जो वर्षों से अंधेरे में दबकर सड़ रही थी,
आज अपने आप प्रकाश में आ गई थी। वो बावली के किनारे बैठी पानी को देखते हुए बोली, मैंने अपने ही डर से खुद को खामोश कर लिया था और उस खामोशी ने उसे मुझसे दूर कर दिया। नौजवान ने बहुत नरम स्वर में कहा, पर अब तुम बोल रही हो मीरा, और यही तुम्हारी मुक्ति है। मीरा ने पानी की सतह को छुआ। इस बार पानी ने उसके हाथ को बिल्कुल शांत, स्थिर स्पर्श दिया। उसने महसूस किया कि उसके भीतर जो अकेलापन था वो अब दरक रहा है। वो अब अपनी कहानी का एक पात्र नहीं, उसकी लेखिका बन रही थी। घर लौटते हुए उसके कदम धीमे थे, पर उनका भार हल्का था। उसने लकड़ी के दोनों पन्ने उन सारी वस्तुओं के पास रखे। अब वो खिड़की मानो एक पूरा जीवन समेटे बैठी थी। मीरा ने दिया जलाया और उसकी लौ पहले से भी अधिक स्थिर, अधिक गहरी थी, जैसे किसी सच्चाई ने अपना स्थान पा लिया हो। उस रात जब उसने आंखें बंद की तो उसके भीतर से एक बेहद शांत आवाज उठी, मैं अब तुम तक पहुंच रही हूं। अपने सबसे सच्चे रूप में। सुबह की पहली हल्की किरण जब बावली के पानी पर झुकी तो उसकी सतह पर एक ऐसी चमक उभरी जैसे रात ने अपने सबसे गहरे रहस्य को धीरे से उजाले के हवाले कर दिया हो। मीरा उस दिन खिड़की के पास बैठी बहुत देर तक उन दो लकड़ी के पन्नों को देखती रही, 1 और 2, जिन पर लिखे शब्द अब उसके जीवन की दिशा बदल रहे थे। उनके पास रखे बाकी सारे चिन्ह, मोती टुकड़ा, पत्ती की डंडी, सिक्का, पिता की तस्वीर, मां की कढ़ाई वाला अक्षर, नीला अधूरा रुमाल, सब एक दूसरे के साथ मिलकर जैसे एक ऐसी कहानी बुन रहे थे जिसे समय ने बहुत चुपचाप छुपा रखा था। मीरा की उंगलियां उन पन्नों को छूते हुए एक ऐसी धड़कन महसूस कर रही थी जो सिर्फ याद की नहीं, बल्कि किसी लौटते हुए सत्य की धड़कन थी। कमरे में दिया अभी भी जल रहा था। उसकी लौ में अजीब सी स्थिरता थी, जैसे वो जानता हो कि कहानी अब अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ की ओर बढ़ रही है और उसे बिना कांपे, बिना बुझाए इस मोड़ तक पहुंचना है। मीरा ने एक धीमी सांस लेकर खुद को तैयार किया। आज उसे बावली के पास वही खोजना था जो शायद वर्षों से उसे पुकार रहा था, पर जिसकी आवाज वो अपनी ही चुप्पियों में खो देती थी। नौजवान उस सुबह भी उसके घर आया, पर उसकी आंखों में रात की बेचैनी की लकीरें थी। वो बोला, मीरा, मुझे लगता है बावली तुम्हें अब आखिरी बार बुला रही है। मैंने सुबह सुबह पानी देखा, उसमें किसी गहरी परत का रंग बदल गया है, जैसे कुछ ऊपर आना चाहता हो पर इंतजार कर रहा हो कि तुम वहां पहुंचो। मीरा ने शांत स्वर में कहा, मैं तैयार हूं। अब मैं किसी भी परत से नहीं डरती। उसके शब्दों में एक ऐसी दृढ़ता थी जो भीतर की सभी परतों को स्वीकार कर लेने के बाद आती है। दोनों पगडंडी की ओर चले। धूप अभी जागी ही थी, लेकिन उसका रंग पहले के दिनों जैसा चमकीला नहीं था। आज धूप थोड़ी फीकी थी, थोड़ी मुलायम, जैसे वो मीरा के साथ चलती हुई उसकी कहानी को सुनने आई हो। हवा में भी हल्की ठंडक थी और मिट्टी की महक में एक ऐसी स्थिरता थी जो किसी बड़े सत्य के सामने आने से पहले ही मिलती है। गांव के लोग चुप थे, कुछ खिड़कियों के पीछे से झांकते, कुछ दोनों को जाते हुए देखते, लेकिन उनके चेहरों पर एक हल्का सा भरोसा था, जैसे उन्हें पता हो कि मीरा आज अपने जीवन का अंतिम गूढ़ संदेश पढ़ने जा रही है। जब वे बावली के पास पहुंचे, मीरा ने तुरंत महसूस किया कि आज बावली की हवा बहुत अलग थी। न इसमें वो खामोशी थी जो पहले थी, न वो बेचैनी। आज की हवा में एक ऐसा संगीत था जो बिना स्वर के बज रहा था, जैसे कोई बहुत पुराना गीत जो कई वर्षों से अधूरा था और आज पहली बार अपने अंतिम सुर की ओर बढ़ रहा था। पानी की सतह पर धुंध की एक पतली परत थी, पर वो किसी रहस्य को छुपाने वाली परत नहीं थी, वो किसी रहस्य को प्रकट करने वाली थी। नौजवान ने इशारे से कहा, देखो, वही जगह जहां रात में पानी सबसे ज्यादा हिला था। मीरा धीरे धीरे झुकी। उसने पाया कि मिट्टी पहले से ज्यादा ढीली थी। उसने अपनी उंगलियों से बहुत धीरे, बहुत सावधानी से मिट्टी को हटाना शुरू किया और मिट्टी हटने पर एक तीसरा लकड़ी का पन्ना दिखाई दिया। उस पर अंकित था 3,
ये पन्ना पहले वाले दोनों से ज्यादा घिसा हुआ था। उसकी सतह पर समय की खरोंचें गहरी थी और अक्षर बहुत मुश्किल से पढ़े जा रहे थे। मीरा ने उसे धूप की ओर उठाया। धीरे धीरे एक वाक्य उभरा, तुम रुकी थी, पर मैं भी लौट आया था। मीरा के कंधे अचानक बहुत हल्के लगे, जैसे उन पर रखा हुआ कोई पत्थर अभी अभी गिरकर मिट्टी में समा गया हो। वो फुसफुसाई, तो वो आया था। मैं समझ नहीं पाई और उसी क्षण उसके भीतर की एक बहुत पुरानी गांठ ढीली हो गई। वो गांठ जिसने उसे वर्षों तक ये विश्वास दिलाया था कि उसने किसी को खो दिया, जबकि सच्चाई यह थी कि किसी ने लौटने की कोशिश की थी और रास्ता बीच में ही एक खामोशी ने रोक दिया था। नौजवान धीरे से बोला, मीरा, ये अधूरी मुलाकात तुम्हें रोकती रही, लेकिन अब ये पूरी हो रही है। अब तुम उससे नहीं बंधी हो, तुम मुक्त हो। मीरा की आंखें हल्की गर्माहट से भर गई। आंसू गिर नहीं रहे थे, बस आंखों के कोनों में जमा हो रहे थे, जैसे उन्हें भी समझ आ गया हो कि ये दुख नहीं, राहत का क्षण है। उसने तीनों लकड़ी के पन्नों को अपने पास रखा और उसी समय बावली की सतह पर एक बहुत हल्की, ऑलमोस्ट इनविजिबल लहर उठी। ऐसी लहर जो पानी के नीचे से नहीं, हवा से नहीं, बल्कि जैसे किसी स्मृति ने अंतिम विदाई के लिए हाथ उठाया हो। मीरा ने महसूस किया कि वो लहर डर की नहीं, धन्यवाद की थी। जैसे अतीत खुद कह रहा हो, अब मुझे छोड़ दो, तुमने मुझे समझ लिया है। मीरा की सांसें गहरी हुई, लेकिन उनमें कोई टूटन नहीं, सिर्फ पूरी हुई कहानी का संतोष था। वो बोली, मुझे लगता है ये आखिरी संकेत है। नौजवान ने गर्म आवाज में कहा, नहीं, ये आखिरी बोझ है जो तुमने अभी उतारा है। घर लौटते हुए सूरज अब थोड़ा उजला होने लगा था, जैसे उसने मीरा के भीतर के अंधेरे को समझकर अपनी पूरी चमक उसे सौंप दी हो। मीरा ने खिड़की के पास तीनों पन्ने बाकी वस्तुओं के साथ रख दिए। अब वो पंक्ति सिर्फ चीजों की नहीं थी, बल्कि एक पूरी यात्रा का नक्शा थी। उसने दिया जलाया। उसकी लौ आज एकदम स्थिर थी, जैसे वो भीतर बाहर किसी भी हवा से नहीं डगमगा सकती। मीरा ने आंखें बंद करते हुए बहुत धीरे कहा, मैं लौट आई हूं, अपने सबसे सच्चे रूप में। सुबह की हवा उस दिन कुछ और भी हल्की, कुछ और भी गहरी थी, मानो रात के सबसे पुराने सन्नाटे ने मीरा को छूते हुए कहा हो कि अब उसके भीतर कोई अधूरा प्रश्न नहीं बचा। खिड़की पर रखी सारी वस्तुएं, मोती टुकड़ा, सिक्का, सूखी पत्ती, धातु का अक्षर, पिता की तस्वीर, नीला अधूरा रुमाल और अब तीनों लकड़ी के पन्ने ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी कहानी ने अपनी अंतिम सांसों के बाद एक लंबी राहत का निःश्वास लिया हो। मीरा ने उन पन्नों पर उभरे वाक्यों को फिर से पढ़ा। तुम्हारी खामोशी ने मुझे रोक लिया, जिसे तुमने रात कहा, वो तो बस एक रुकावट थी। तुम रुकी थी, पर मैं भी लौट आया था। ये तीनों पंक्तियां अब उसे चोट नहीं देती थी, बल्कि वे किसी कविता की तरह उसके भीतर उतरती थी, बहुत धीरे, बहुत सधे हुए, जैसे समय कह रहा हो कि हर गलत फहमी की जड़ में दर्द नहीं, बस अनसुना रह गया सत्य होता है। नौजवान उस सुबह असामान्य रूप से चुप था। उसके चेहरे पर एक गहरी गंभीरता थी, जैसे वो रात भर किसी ऐसी बात के बारे में सोचता रहा हो जिसे वो मीरा को बताने का साहस नहीं कर पा रहा। मीरा ने उसकी आंखों की थकान देखकर पूछा, कुछ है जो तुम मुझे कहना चाहते हो? नौजवान ने हल्की सांस खींची। वो बोला, मीरा, बावली के नीचे सिर्फ ये पन्ने नहीं थे, मुझे लगता है वहां कोई अंतिम वस्तु भी छिपी है। मीरा ने ध्यान से उसका चेहरा देखा। उसके स्वर में भय नहीं था, बल्कि एक ऐसी खामोशी थी जो सच्चाई से पहले आती है। उसने शांत स्वर में कहा, तो हम उसे ढूंढेंगे, क्योंकि अब मैं कोई दरवाजा अधूरा नहीं छोड़ूंगी। दोनों फिर उसी पगडंडी पर चले। आज हवा पहले से भी धीमी थी, जैसे पूरे गांव की सांसें एक साथ थमकर किसी अंतिम खुलासे का इंतजार कर रही हों। रास्ते में मिट्टी की महक नम थी, पेड़ों की टहनियां झुकी थी और दूर किसी घर के आंगन में रखे लोटे की धातु धूप में हल्की सी चमक रही थी। सब कुछ इतना धीमा था
कि लगता था जैसे दुनिया चलना भूल गई हो। जब वे बावली पहुंचे, उन्होंने देखा कि पानी पहले से अधिक साफ था, इतना साफ कि उसमें नीचे की काई की लकीरें तक दिख रही थी, और किनारे की दीवार पर उगी काई भी किसी मुलायम परत की तरह फिसल रही थी। मीरा झुकी और पानी के बेहद पास बैठ गई। उसके चेहरे पर अब डर नहीं, बस एक शांत दृढ़ता थी। नौजवान ने इशारा किया, यहां कुछ है जो कल रात चमक रहा था। पर जैसे ही मैंने पास जाने की कोशिश की, पानी एकदम शांत हो गया। मीरा ने अपना हाथ धीरे से पानी में उतारा, सिर्फ उंगलियों तक, और उस स्पर्श में भी पानी ने जैसे उसे पहचान लिया। सतह हल्की कांपी, बहुत हल्की, जैसे जवाब में एक सांस छोड़ी हो। फिर उसकी उंगलियों से नीचे कोई कठोर चीज टकराई। बहुत सावधानी से उसने उसे उठाया। एक छोटा, पतला, लोहे का चाबी सा टुकड़ा उसके हाथ में आ गया, पर यह सामान्य चाबी नहीं थी। इसकी आकृति किसी पुराने तालों जैसी थी, उस ताले की जो कभी उसकी मां के बक्से पर लगा था और जो वर्षों पहले टूट गया था। चाबी की गर्द थोड़ी जंग लगी थी, पर बीच में एक हल्की सी कढ़ाई थी। दो घुमावदार रेखाएं एक दूसरे को छूते हुए, मानो किसी बहुत पुराने संवाद की शुरुआत को दृश्य रूप दे रही हों। मीरा ने चाबी को मुट्ठी में पकड़ा। उसकी उंगलियों के भीतर एक गर्माहट फैल गई, जैसे किसी ने वर्षों से उसका इंतजार किया हो। नौजवान ने पूछा, क्या ये वही है जो तुम्हारी मां के बक्से का हिस्सा था? मीरा ने सिर हिलाया। उसके स्वर में एक कंपन था। हां, ये उसी ताले की खोई हुई चाबी है, उसी बक्से की जो मैंने खोला तो था, पर उसका असली खजाना शायद अब तक छुपा था। वो दोनों जल्द ही घर वापस पहुंचे। मीरा के मन में एक हल्की सी चिंता थी, पर उसके कदम स्थिर थे। उसने बक्सा फिर कमरे के बीचों बीच रखा। ये वही बक्सा था जिसमें से उसे मां की डायरी मिली थी, पर बक्से के एक किनारे में एक छोटा सा अलग खंड था जिसे वो कभी खोल नहीं पाई थी। शायद इसलिए कि चाबी उसके पास नहीं थी। आज पहली बार वो खंड उसके सामने खुलने के लिए तैयार था। मीरा ने चाबी को धीरे से उस छोटे ताले में डाला। चाबी ने एक मुलायम क्लिक की आवाज की, जैसे किसी बहुत पुराने कमरे की सांस बाहर आई हो। धीरे से उसने ढक्कन उठाया। अंदर एक बेहद पुराना लिफाफा था, जिस पर लिखा था, मीर के लिए, जब वो खुद को खोकर भी खुद को पा सके। मीरा के दिल में हल्की सी धड़कन बढ़ी। उसने लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी, और चिट्ठी में बस एक ही पंक्ति लिखी थी, जिसे तुमने भूल समझा, वो तुम्हारी शुरुआत थी। मीरा की आंखें नम हो गई। उसके भीतर की सारी छायाएं एक ही क्षण में धूल की तरह बैठ गई। ये वाक्य सिर्फ उसकी मां का नहीं था, ये उसके जीवन का सार था। हर टूटा पल, हर गलतफहमी, हर खामोशी, सबका एक ही अर्थ था। वो कभी वास्तव में खोई नहीं थी। नौजवान ने धीरे से पूछा, मीरा, अब क्या महसूस हो रहा है? मीरा ने बहुत धीमे, बहुत शांत स्वर में कहा, मैं अंत में नहीं, शुरुआत में खड़ी हूं। सुबह की रोशनी उस दिन कुछ अलग थी, न पहले जैसी धुंधली, न उतनी तेज, बस उतनी ही जितनी किसी पुराने बंद कमरे को खोलने के बाद भीतर आने वाली पहली हवा की तरह होती है। मीरा खिड़की के पास बैठी थी। उसके सामने वही वस्तुएं शांत पंक्ति में रखी थी। अब उनमें कोई रहस्य नहीं था, वे रहस्य खोल चुकी थी। वे सिर्फ स्मृतियां नहीं थी, वे उसके भीतर की उन परतों के हिस्से थी जिन्हें वह आज तक छूने से डरती रही थी। 3 लकड़ी के पन्ने, नीला रुमाल, सिक्का, पत्ती, मोती टुकड़ा, धातु का तस्वीर, और अब मां की वह चिट्ठी जिसकी एक पंक्ति ने उसके भीतर की पूरी संरचना बदल दी थी। जिसे तुमने भूल समझा, वो तुम्हारी शुरुआत थी। उस वाक्य ने मीरा के भीतर एक ऐसी शांति भर दी थी जो शब्दों से परे होती है। वो शांति जो समझ से नहीं, स्वीकार से आती है। और आज पहली बार मीरा को लगा कि उसका अतीत उससे कोई जवाब नहीं मांग रहा, वो बस उसके साथ बैठना चाहता है, बहुत धीरे, बहुत शांत। नौजवान उस सुबह आया तो उसके चेहरे पर रात की नहीं,
बल्कि किसी नई रोशनी की परतें थी। वो बोला, मीरा, कल बावली का पानी पूरी रात स्थिर रहा। ऐसा लगता है कि उसने जो कहना था वो कह चुका है। मीरा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हां, अब सवाल उससे नहीं, मुझसे है। दोनों घर की चौखट पर कुछ देर खड़े रहे। मीरा ने इतने दिनों में पहली बार गांव को यूं देखा जैसे वह उसके भीतर से साफ हो रहा हो। मिट्टी की गंध अब दर्द की नहीं, जीवन की महक दे रही थी। दूर किसी घर की चिमनी का धुआं शाम के रंग जैसा कोमल था। आंगन में झुकी हुई तुलसी की पत्तियां अब किसी दुख की नहीं, किसी प्रार्थना की छाया लिए खड़ी थी। और हवा, वो हवा अब रुलाई की नहीं, राहत की थी। मीरा ने धीरे से कहा, मुझे लगता है इस कहानी का एक हिस्सा अभी भी बाकी है। नौजवान ने उसकी ओर देखा, शांत पर ध्यानपूर्वक। कौन सा? मीरा ने मां की चिट्ठी को उठाकर कहा, यह कहती है कि शुरुआत वही होती है जहां हम सोचते हैं कि सब खत्म हो गया। शायद मुझे अब आगे का पन्ना खुद लिखना है, लेकिन वो पन्ना लिखने से पहले मीरा उस जगह को आखिरी बार देखना चाहती थी जहां उसने अपने सबसे पुराने डर, सबसे पुराने प्रेम और सबसे पुराने रहस्य की परतें सुनी थी। वो बावली। चलते हुए रास्ता आज पहले की तरह भारी नहीं था। हर कदम पहले से हल्का, पहले से स्पष्ट था। हवा उन्हें थपकियां नहीं दे रही थी, वो बस साथ चल रही थी। गांव के लोग अब उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे, जैसे वे जानते थे कि हर गांव में एक ऐसी कहानी होती है जो किसी एक व्यक्ति की नहीं, पूरे गांव की मिट्टी की होती है। बावली पहुंचकर मीरा चुपचाप उसके किनारे बैठ गई। आज पानी में कोई धुंध नहीं थी, कोई संदेश नहीं उभर रहा था, कोई पन्ना नहीं चमक रहा था। पानी एकदम शांत था, इतना शांत कि उसमें आसमान का पूरा चेहरा साफ दिख रहा था। मीरा ने पानी में अपना प्रतिबिंब देखा और उसे पहली बार अपना चेहरा पूरी तरह साफ लगा, बिना छाया, बिना टूटन। उसकी गर्म आंखें उसमें लौ की तरह कांप रही थी, पर ये वही आंसू थे जो शांति लेकर आते हैं, न कि डर। वो बोली, मैं समझ गई हूं। तुम्हारे पास जो था तुमने दे दिया, अब मेरी बारी है कुछ लौटाने की। मीरा ने तीनों लकड़ी के पन्नों को, मोती टुकड़े को और सूखी पत्ती को अपने घुटने पर रखा। एक एक वस्तु जो कभी उसके दिल को बोझ लगती थी, आज उसके दिल को पूरा कर रही थी। फिर उसने अपनी हथेली खोलकर उन वस्तुओं को बहुत धीरे से पानी की सतह के ऊपर रखा, जैसे अंतिम विदाई नहीं, बल्कि अंतिम सम्मान दे रही हो। नौजवान ने घबराकर पूछा, क्या तुम इन्हें वापस जाने दोगी? मीरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वे अब मुझे नहीं चाहती, वे चाहती है कि मैं आगे बढ़ूं। और वो एक एक कर वस्तुओं को पानी की सतह पर छोड़ने लगी। हर वस्तु पानी में गिरते ही कोई हल्की लहर छोड़ती और फिर गहराई में उतर जाती, लेकिन डूबती नहीं थी। वे ऐसे तैर जाती थी जैसे पानी उन्हें धन्यवाद दे रहा हो। अंत में उसने वो नीला रुमाल उठाया, अधूरा नाम मीर उसके दिल में इतने वर्षों से चुभता रहा था। उसने रुमाल को अपने सीने से लगाया, आंखें बंद की और बहुत धीमी, बहुत शांत आवाज में कहा, अधूरा नाम मैं नहीं थी, अधूरा वाक्य था मेरा डर। फिर उसने रुमाल को भी पानी में रख दिया। रुमाल पानी में फैलता चला गया, जैसे उसमें छुपी सारी बातों को हवा में घोल रहा हो। उसका नीला रंग पानी पर कुछ क्षण तक तैरता रहा और फिर बहुत धीरे, बहुत ही धीरे पानी में मिल गया। मीरा ने पानी को देखे बिना सिर्फ हवा को सुनते हुए कहा, अब मैं पूरी हूं। चाहे नाम अधूरा रहे या याद, उसके शब्द पानी पर नहीं, उसकी आत्मा पर लिखे जा रहे थे। घर लौटते हुए उसकी चाल पहले जैसी धीमी थी, पर उसमें एक नई लय थी, एक ऐसी लय जो सिर्फ वो सुन सकती थी। घर पहुंचकर उसने दिया फिर जलाया। दिए की लौ आज बिल्कुल शांत थी, बिल्कुल स्थिर, जैसे भीतर कोई तूफान अब कभी लौटकर नहीं आने वाला। और उस रात पहली बार उसे नींद आई, गहरी, बिना सपनों की, बिना डर की नींद।
जैसे दुनिया ने उसके दिल के सन्नाटे में एक अंतिम सूदिंग स्पर्श रख दिया हो। सूरज आज बादलों के पीछे छुपा हुआ था। रोशनी पूरी तरह गायब नहीं थी, पर वो इतनी मुलायम हो गई थी कि लगता था जैसे आकाश भी मीरा की नई शांति को समझकर अपने स्वर धीमे कर चुका हो। खिड़की के पास अब वो लंबी पंक्ति नहीं थी, वो पंक्ति जिसे मीरा ने वर्षों तक अपने डर, अपने भ्रम और अपनी अधूरी यादों के तौर पर संजो कर रखा था। आज खिड़की की चौखट खाली थी, सिर्फ दिया जल रहा था, एक अकेली स्थिर लौ जो अब टूटे हुए अतीत की रखवाली नहीं करती थी, बल्कि आने वाले कल की सहयात्री बन गई थी। मीरा उस लौ को देखती रही। उसमें कोई बेचैनी नहीं थी, कोई फूटती हुई परछाई नहीं, बस एक ऐसा संतुलन था जिसमें लगता था कि हवा भी उसे गिरा नहीं पाएगी। नौजवान धीरे से आंगन में आया और पहली बार मीरा ने उसके चेहरे पर भी वो शांत स्थिरता देखी जो शायद अब तक सिर्फ उसके भीतर उग रही थी। वो बोला, मीरा, मैंने सोचा था कि वह रात तुम्हें और तोड़ देगी, पर तुम तो जैसे किसी और ही दिशा में लौट आई हो। मीरा ने उसकी ओर देखा। धीमी आंखों की वो गर्माहट पहली बार पूरी तरह खुली थी। वो बोली, तोड़ने की ताकत कभी सच्चाई में नहीं होती, बस डर में होती है, और डर अब मेरे भीतर नहीं रहता। नौजवान हल्का मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें वर्षों का भरोसा था और उस भरोसे में एक गहरी राहत भी। दोनों ने फिर से बावली की ओर जाने का निर्णय नहीं लिया। आज बावली बुलावा नहीं दे रही थी। उसकी चुप्पी किसी रहस्य की नहीं थी, बल्कि उस शांति की थी जो सत्य के पूर्ण होने के बाद आती है। पर फिर भी मीरा जानती थी कि उसकी कहानी का एक और छोटा सा कोना बाकी था, एक ऐसा कोना जिसे बावली ने नहीं, बल्कि उसकी अपनी आत्मा ने छुपा रखा था। वो आंगन में बैठी और मिट्टी पर एक छोटी सी उंगली की रेखा खींची। उस रेखा में उसने वर्षों पहले अपना नाम लिखा था, वो नाम जिसे लिखते हुए उसे लगा था कि दुनिया उतनी सरल नहीं होगी। आज वो उसी रेखा को धीरे धीरे मिटाती हुई बोली, अब मेरा नाम मेरा है, किसी छाया से बंधा नहीं। नौजवान उसके पास बैठ गया। उसने पहली बार मीरा की ओर इस तरह देखा जैसे वह किसी पुरानी कहानी का अंतिम अध्याय पढ़ रहा हो। वो बोला, मीरा, जब तुमने वो सारी चीजें पानी में रखी, क्या तुम्हें डर नहीं लगा? मीरा ने बहुत शांत स्वर में कहा, डर तभी लगता है जब हम सोचते हैं कि खो देने से हम अधूरे हो जाएंगे। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि जो सच में मेरा है वो खो ही नहीं सकता। नौजवान ने उसकी ओर झुककर कहा, और अब क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कहानी पूरी हो गई है? मीरा ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया, नहीं, कहानी कभी पूरी नहीं होती, बस वो अपने दर्द का अध्याय खत्म कर लेती है। उसने आकाश की ओर देखा। बादलों का रंग हल्का नीला धूसर था, जैसे बारिश होने का कोई इरादा न होते हुए भी हवा कुछ कह रही हो। शायद मौसम भी आज मीरा की तरह था, स्थिर लेकिन संवेदनशील, बदला हुआ लेकिन हल्का। कुछ देर बाद मीरा उठी और गांव की उसी पगडंडी की ओर चली जहां वो बचपन में दौड़ती थी। उसकी चाल धीमी थी, पर उसमें अब किसी बोझ का भार नहीं था। हवा उसके कंधों पर ऐसे बह रही थी जैसे कोई पुरानी भूली हुई लोरी फिर से उसके पास लौट आई हो। उसने उस टूटे हुए पेड़ को देखा जिसकी याद हमेशा उसे दोष देती थी। अब पेड़ की शाखाओं पर नए पत्ते उगाए थे, छोटे, चिकने, बिल्कुल मुलायम। वो पेड़ अब टूटा हुआ नहीं लगता था, बस थोड़ा झुका हुआ, मानो समय ने उसे सिखा दिया हो कि गिरने और उगने के बीच कहीं एक सच छिपा रहता है। मीरा ने पेड़ को छूकर कहा, मैं समझ गई हूं। तुम्हारा टूटना मेरी गलती नहीं था, और मेरा टूटना भी किसी की गलती नहीं था। उसके शब्द पेड़ की छाल में समा गए, जैसे कोई बहुत पुरानी बात आज सहज हो गई हो। नौजवान उसके पास आया और बोला, मीरा, तुमने अपने अतीत को माफ किया, क्या तुम खुद को भी माफ कर पाए हो? मीरा कुछ पल चुप रही। उसकी आंखें नम थी, पर उनमें दर्द की जगह एक नरम रोशनी थी। उसने कहा, हां, क्योंकि मुझे अब पता है कि मैं कभी दोषी थी ही नहीं।
मैं बस एक बच्ची थी जिसे इतना सब अकेले समझना पड़ा। नौजवान ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, बहुत धीरे, बहुत सम्मान से। अगर कभी तुम्हें लगे कि अब भी कोई सवाल बचा है तो मैं सुनने के लिए हमेशा रहूंगा। मीरा ने वो हाथ थाम लिया, न आश्वासन के लिए, न सहारे के लिए, बस इस स्वीकार के लिए कि वे दोनों अब एक ऐसी जगह खड़े थे जहां कहानियां चोट नहीं देती, बस अर्थ देती है। घर लौटते हुए मीरा ने महसूस किया कि उसका कदम जमीन पर नहीं पड़ रहा। उसका हर कदम उसके भीतर के किसी नए कमरे में जा रहा था। वो कमरे रोशनी से भरे हुए थे और वहां कोई पुरानी आवाज नहीं थी, सिर्फ एक धीमी लय थी जो कह रही थी, अब तुम वही हो जो तुम्हें होना था। कमरे में लौटकर मीरा ने दिए के पास बैठकर आंखें बंद की। दिए की लौ उसके चेहरे को ऐसे छू रही थी जैसे कोई शांत हाथ उसके माथे पर रखा हो। उसने बहुत धीमे, बहुत कोमल स्वर में कहा, अब मैं पूरी तरह जाग गई हूं। और उसी क्षण उसके भीतर वो अंतिम परत भी पिघल गई जिस पर वो वर्षों तक टिककर खड़ी रही थी, डरते हुए, इंतजार करते हुए। आज वो परत रोशनी में बदल गई। मीरा ने एक लंबी सांस ली, इतनी धीमी, इतनी शांत कि लगता था जैसे वर्षों से रुकी हुई हवा आखिर अपने घर लौट आई हो। और उसे महसूस हुआ, शाम की वो आखिरी रोशनी जब गांव की कच्ची दीवारों पर उतरने लगी तो मीरा ने महसूस किया कि दिन अब सिर्फ ढल नहीं रहा था, वो किसी गहरी, शांत स्वीकृति में बदल रहा था। आकाश का रंग हल्का सुनहरा होते होते मिट्टी जैसा मुलायम हो गया और हवा में एक ऐसी गर्माहट थी जो उदासी से नहीं बल्कि समझ से पैदा होती है। मीरा चौखट पर बैठी दिए को देखते हुए जैसे किसी लंबी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आ चुकी थी। वो यात्रा जिसमें न कोई तेज तूफान था, न कोई चकाचौंध देने वाला अंत, सिर्फ छोटे छोटे संकेत, भूल चुकी आवाजें और उन आवाजों में छुपी हुई एक बहुत ही धीमी हीलिंग। दिए की लौ अब कांपती नहीं थी, वो स्थिर थी, जैसे उसने मीरा के भीतर हर दरार को पहचान लिया हो और अब उसके चारों ओर एक मौन संरक्षक की तरह खड़ी हो। नौजवान आंगन में आया। उसकी चाल पहले के दिनों जैसी हल्की थी, पर आज उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे वो जान गया हो कि आज कहानी का अंतिम मोड़ आने वाला है। मीरा ने उसे देखकर कोई शब्द नहीं कहा। उनके बीच वो चुप्पी थी जिसमें दो लोग एक दूसरे को बिना बोले समझ लेते हैं। वो उसके पास बैठ गया और बोला, मीरा, आज हवा तुम्हारी तरह शांत है, लगता है जैसे गांव ने भी तुम्हारी कहानी सुन ली। मीरा ने बहुत धीरे, लगभग फुसफुसाहट में कहा, हां, और शायद कहानी पहली बार मुझे भी सुन रही है। कुछ देर दोनों चुप रहे और उस चुप्पी में दूर कहीं मंदिर की घंटी बहुत धीमे बज उठी। उसकी आवाज हवा में हल्की हल्की फैलती गई, जैसे समय खुद कह रहा हो कि अब अंतिम वाक्य लिखने का समय है। मीरा ने नौजवान की ओर देखा और बोली, क्या तुम मेरे साथ गांव के उस पुराने रास्ते पर चलोगे जहां मैं कभी खोई थी और शायद आज खुद को पूरी तरह पा लेना चाहती हूं। नौजवान ने बिना झिझक सिर हिलाया। दोनों धीरे धीरे उस रास्ते की ओर चले, वो रास्ता जो गांव की आखिरी गली से निकलकर शांत खेतों की ओर जाता था, जहां हवा हमेशा थोड़ी ठंडी और थोड़ा गहरी रहती थी। वो वही रास्ता था जहां मीरा ने बचपन में अपनी पहली डर की छाया महसूस की थी, और वही रास्ता था जहां वो आज अपनी आखिरी डर की जड़ छोड़ने आई थी। चलते हुए उनके कदम मिट्टी में ऐसे धंसते थे जैसे धरती उन्हें बहुत मुलायम स्पर्श से अपने भीतर समेटना चाहती हो। रास्ते के किनारे वही पुराना झूला था, अब आधा टूटा हुआ, रस्सियां घिसी हुई, लकड़ी हल्की सी झुकी हुई, लेकिन झूले में अभी भी किसी पुरानी धुन की झलक थी, जैसे बच्चे की हंसी कभी यहां से गुजरी हो और अब भी हवा में चुपचाप तैर रही हो। मीरा झूले के पास जाकर रुकी। उसने अपनी उंगलियों को लकड़ी पर रखा और लगे जैसे लकड़ी उसके स्पर्श को पहचान रही हो। वो बोली, यही वो जगह है जहां पहली बार मुझे लगा था कि मैं गिर गई, कि मैं सब कुछ खो बैठी। नौजवान ने बहुत नरमी से कहा, और आज? मीरा ने अपनी आंखें बंद की।
हवा को भीतर खींचा और बहुत धीरे कहा, आज मुझे लगता है मैं गिरकर नहीं, रुककर बड़ी हुई थी। उसने झूले पर बैठने की कोशिश नहीं की। उसने बस उसके पास खड़े होकर हवा की चाल सुनी। हवा में एक बहुत पुराना वाक्य वापस तैरता हुआ आया, गलती पेड़ की नहीं थी। मीरा की आंखें नम हुई, पर वो मुस्कुरा उठी। उसने झूले की रस्सी पर उंगलियां फेरते हुए कहा, तुम्हारी वजह से नहीं टूटा था ये, मेरी वजह से भी नहीं। कुछ चीजें सिर्फ टूटने के लिए होती हैं, ताकि हम उनसे बाहर आ सकें। रात धीरे धीरे गांव पर उतरने लगी। आकाश में एक एक कर तारे उभरने लगे और हवा में वो ठंडी शांति फैल गई जो हमेशा कहानी के अंत में आती है। मीरा और नौजवान वापस घर की ओर लौटे और मीरा ने महसूस किया कि उसके कदम अब किसी भी दिशा में चल सकते हैं। अतीत पीछे नहीं खींच रहा था और भविष्य डर नहीं रहा था। वो घर के सामने पहुंची, दिए को उठाया और आंगन के बीच में रख दिया, वहां जहां कभी अंधेरा सबसे गहरा लगता था। दिया वही रखा और उसकी लौ स्थिर, उजली, शांत थी, जैसे वो कह रही हो कि ये अंत नहीं, ये एक बहुत नरम, बहुत सुरक्षित शुरुआत है। मीरा ने नौजवान की ओर मुड़कर कहा, तुम जानते हो, इतने दिनों की इस पूरी यात्रा के बाद मुझे लगता है कि मैं किसी और को नहीं, बस खुद को ही ढूंढ रही थी। नौजवान ने उसके शब्दों को उसी शांति से ग्रहण किया और बोला, और अब जब तुमने खुद को पा लिया है तो क्या कहानी पूरी हो गई? मीरा मुस्कुराई। वो मुस्कान धीमी थी, नींद जैसी मुलायम, जैसे चांद की रोशनी किसी शांत पानी पर पड़ती है। वो बोली, कहानी कभी पूरी नहीं होती, बस वो अपना दुख छोड़ देती है। उसने आकाश की ओर देखा। तारे अब उसके सामने ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी बहुत पुराने दर्द के बाद किसी ने उसके माथे पर आशीष रख दिया हो। उसकी सांसें धीमी हो गई, शांत हो गई, और वह दिए की लौ को देखते हुए फुसफुसाई, मैंने सबको माफ कर दिया, और खुद को भी। नौजवान उसके पास चुप बैठ गया और उस चुप्पी में दोनों ने महसूस किया कि हीलिंग की सबसे गहरी आवाज हमेशा चुप्पी में ही मिलती है। मीरा ने आंखें बंद की। एक हल्की सी हवा उसके चेहरे को छूकर गुजरी, जैसे किसी अनदेखी उपस्थिति ने आखिरी बार उसके माथे पर हाथ फेरा हो और कहा हो, अब तुम सच में ठीक हो। वो अंदर चली गई। कमरे में अब कुछ भी भारी नहीं था। कोई वस्तु नहीं, कोई छाया नहीं, कोई अनकही बात नहीं, बस दिया और उसके पास बैठी वो मीरा जो अब पहले वाली मीरा नहीं थी। वो नई थी, पूरी थी और शांत थी। उसने बिस्तर पर लेटते हुए अपनी हथेलियों को सीने पर रखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, अब मेरी नींद सच्ची होगी। और उस रात जब गांव पर नर्म अंधेरा उतर रहा था, मीरा पहली बार उन रातों की तरह सोई जैसे कोई बच्ची, बिना डर, बिना बोझ, बिना किसी पुरानी आवाज के, सिर्फ एक बहुत ही शांत, बहुत ही गहरा सन्नाटा जो दिल को सहलाता है, दुख को मिटाता है और आंखों को एक सुरक्षित नींद देता है। और अंतिम क्षण में उसने महसूस किया जैसे किसी पुरानी भूल को आखिरकार माफ कर दिया गया हो। अगर ये अंतिम हिस्सा भी आपकी सांसों को उतना ही शांत, उतना ही गहरा बना पाया हो, तो बस आंखें बंद कर लीजिए। रात बाकी कहानी खुद सुना देगी। धन्यवाद। आपने इस यात्रा को अपने भीतर उतरने दिया। अब आंखें बंद कर लीजिए, बाकी रास्ता रात खुद दिखा देगी।